मूवी की स्टार्ट में हमें ये स्टेटमेंट दिखाई जाती है कि ये मूवी रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। हर साल ऑस्ट्रेलिया में 30,000 लोग गायब हो जाते हैं। उनमें 90% लोग तो एक महीने में ही मिल जाते हैं, जबकि बाकी लोगों का कोई भी अता पता नहीं होता। ईयर 1999 में हमें ऑस्ट्रेलिया की एक जगह दिखाई जाती है, जहाँ एक लड़की लिज अपने 2 फ्रेंड्स के साथ लो कॉस्ट टूर पर जा रही होती है। लो कॉस्ट टूर का मतलब होता है काफी अफोर्डेबल टूर करना, लाइक होटल्स की बजाय कैंपिंग करना, लिफ्ट लेकर सफर पर जाना वगैरह वगैरह। लिज का फ्रेंड अपने टूर के लिए एक सस्ती कार लेकर आता है। फिर वो अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं और चलते चलते उन्हें रात हो जाती है, इसीलिए वो रात गुजारने के लिए वहीं पर स्टे कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। फिर काफी देर ड्राइविंग करने के बाद वो एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक स्टोर भी था। लिज का फ्रेंड अपने कैमरा से वहाँ पर रिकॉर्ड करने लगता है, जबकि लिज और उसकी फीमेल फ्रेंड खाने का सामान लेने के लिए स्टोर के अंदर जाती हैं। वहाँ के लोकल लोग उन लड़कियों को घूर रहे होते हैं। इतनी ही देर में लिज का मेल फ्रेंड भी अंदर आ जाता है और वो लोकल लोग लिज के फ्रेंड को अपने पास बुलाते हैं और उन लड़कियों के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। लिज का फ्रेंड वहाँ पर कोई तमाशा करना नहीं चाहता था, इसीलिए वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर कुछ देर ड्राइविंग करने के बाद वो लोग वुल्फ क्रीक यानी अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। वुल्फ क्रीक एक डेजर्ट में काफी बड़ा पार्क होता है। वो तीनों कुछ देर वहीं रुकते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। फिर जैसे ही शाम होती है वो वहाँ से जाने लगते हैं। वो देखते हैं कि उन तीनों की घड़ियाँ 6:30 पर रुकी हुई हैं और बंद हो गई हैं, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करते हैं और दोबारा से कार में बैठ जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि घड़ियों के साथ साथ उनकी कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो भी बंद हो चुकी थी। काफी ट्राई करने के बावजूद भी कार स्टार्ट नहीं होती। वो देखते हैं कि ये काफी बड़ा डेजर्ट है, तो वो पैदल चलकर तो यहाँ से कहीं पर भी नहीं जा पाएंगे, इसीलिए रात गुजारने के लिए वो कार में ही बैठ जाते हैं। देखते ही देखते वहाँ पर अंधेरा छा जाता है और दूर से कोई लाइट उनकी तरफ आती हुई नजर आती है। ये देख के वो लोग डर जाते हैं। करीब आने पर वो देखते हैं कि वो एक ट्रक की लाइट थी। ट्रक में एक लोकल पर्सन था जिसका नाम होता है मिक। असल में मिक वहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए आया था। वो उनकी कार को चेक करता है और उन्हें बताता है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स मेरे घर पर हैं, इसीलिए आप लोगों को मेरे साथ मेरे घर तक जाना होगा। वो लोग सोचते हैं कि इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और शायद यही उनके लिए बेटर भी है, इसीलिए वो तीनों कार में बैठ जाते हैं और मिक उनकी कार को पुल करके ले जाता है। उन्हें वुल्फ क्रीक से निकले हुए काफी घंटे गुजर चुकी थी, लेकिन अभी तक मिक का घर नहीं आया था। और तो और ये भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर वो इस वक्त है कहाँ पर, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा था, इसीलिए उन्हें डर भी लगने लगा था। फिर काफी देर बाद वो मिक के घर तक पहुँच ही जाते हैं। वो देखते हैं कि ये एक माइनिंग एरिया है। मिक उन तीनों को पीने के लिए एक ड्रिंक देता है और उन्हें अपनी लाइफ की स्टोरियाँ सुनाने लगता है। वो बताता है कि मैं एक हंटर हूँ और मैं बहुत सारे एनिमल्स को मारता हूँ। वो अपनी सारी बातों को फनी वे में बता रहा होता है, लेकिन उसकी कुछ बातें बिल्कुल भी फनी नहीं लग रही थी। फिर लिज का फ्रेंड भी उससे फनी वे में बात करने लगता है, लेकिन मिक को उसका ये बिहेव पसंद नहीं आता और वो उसे घूरने लगता है। मिक अपनी कन्वर्सेशन के दौरान बहुत सारी बातों की तरफ हिंट करता है जो कि इम्पोर्टेंट भी थी, लेकिन किसी को भी ये बातें समझ में नहीं आ रही थी। वो कहता है कि मैं उन एनिमल्स का शिकार करता हूँ जो कि वुल्फ क्रीक में आते हैं। यहाँ पर वो जिन एनिमल्स की बात कर रहा था असल में वो ट्रैवलर्स को कह रहा था। उसकी इस बात को भी वो सीरियस नहीं लेते और मजाक ही समझते। फिर मिक उनकी कार रिपेयर करने का ड्रामा करता है। जो ड्रिंक उसने उन्हें पीने के लिए दिया था असल में मिक ने उस ड्रिंक में कुछ मिलाया हुआ था, जिसकी वजह से वो तीनों बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट डे लिज को जब होश आती है तो वो एक शेड में खुद को बंधा हुआ पाती है। वहाँ पर चीजें बिखरी हुई थी, इसके अलावा उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। लिज वहाँ पर रोती रहती है और चिल्लाती रहती है हेल्प के लिए। ऐसे ही सारा दिन गुजर जाता है और फिर से रात हो जाती है। तब वो खुद को आजाद करने के लिए आसपास से कुछ ढूंढने लगती है। तब उसे वहाँ पर ग्लास का एक टुकड़ा मिलता है, जिसकी मदद से वो आजाद हो जाती है। शेड से बाहर आकर वो देखती है कि मिक ने उनकी कार का इंजन और सारे पार्ट्स निकाल दिए हैं। उनके सामान पर ब्लड भी पड़ा हुआ था। ये सब देखकर वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी उसे अपने फीमेल फ्रेंड के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि मिक एक दूसरी शेड में उसकी फ्रेंड को टॉर्चर कर रहा है। वहाँ पर और लड़कियों की भी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी जो सारे ट्रैवलर्स थी, जिन्हें वो काफी दिन तक टॉर्चर करने के बाद फाइनली उन्हें जान से मार डालता है। अपनी फ्रेंड की जान बचाने के लिए लिज को एक आइडिया आता है। वो कार में आग लगा देती है और एक गैस सिलेंडर वहाँ पर फेंक देती है, जिससे वहाँ पर ब्लास्ट होता है और मिक वहाँ पर चेक करने के लिए आता है। मिक आग बुझाने लगता है। इतनी देर में लिज भी अपनी फ्रेंड के पास
पहुंच जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी फ्रेंड को आजाद कर पाती, मिक फिर से वहाँ पर आ जाता है। इसी दौरान लिज कहीं पर छुप जाती है और मिक फिर से लिज की फ्रेंड को टॉर्चर करने लगता है। मौके का फायदा उठाकर लिज उसकी गन उसी पर तान देती है और मिक अब लिज की तरफ बढ़ता है, लेकिन मिक उसे शूट कर देती है। गोली मिक की गर्दन को छूकर गुजर जाती है, जिससे वो मरता तो नहीं है लेकिन गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर लिज अपनी फ्रेंड को आजाद करके वहाँ से बाहर ले आती है। दोनों फ्रेंड्स मिक के ट्रक में बैठकर वहाँ से जाने लगती हैं, लेकिन मुसीबत की बात ये थी कि ट्रक में चाबी ही नहीं थी, इसीलिए लिज चाबी लेने के लिए अकेले ही अंदर जाती है। वो मिक की बॉडी को चेक करती है और उसे चाबी मिल जाती है, इसीलिए वो जल्दी से आकर ट्रक में बैठ जाती है। फिर ट्रक स्टार्ट करके वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन तभी मिक गन लेकर उनके सामने आ जाता है और उन्हें शूट करने लगता है। मिक से बचने के लिए लिज ट्रक को उसके ऊपर ही चढ़ा देती है, जिससे उसे कुछ भी नहीं होता। फिर वो जल्दी से ट्रक को रिवर्स करके वहाँ से निकाल लेती है। वो वहाँ से निकल तो आती है, लेकिन वो रास्ता बिल्कुल भी नहीं जानती थी और तो और वहाँ पर अंधेरा था, जिसकी वजह से उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उससे ज्यादा मुसीबत की बात ये कि मिक एक दूसरा ट्रक लेकर उनके पीछे पड़ जाता है। ये देखकर लिज तेजी से ट्रक चलाने लगती है और सडन वो खाई के बिल्कुल कॉर्नर तक आ जाती है, लेकिन बिल्कुल ठीक वक्त पर वो ब्रेक लगा लेती है और ट्रक बिल्कुल कॉर्नर पर रुक जाता है। फिर जान बचाने के लिए लिज को एक आइडिया आता है। वो ट्रक में से चाबी निकालते हैं और खाई की तरफ ट्रक को धकेल देते हैं और खुद भी वहीं पर छुप जाती हैं। मिक वहाँ पर पहुँचता है और वो देखता है कि ट्रक खाई में गिर गया है, लेकिन ये देखकर मिक को जरा भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, इसीलिए वो खुद नीचे चेक करने के लिए जाता है, जबकि लिज दूसरे ट्रक को लेकर निकलने का सोचती है, लेकिन उसमें भी चाबी नहीं थी। अब वो मुसीबत में फंस चुकी थी और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तब लिज वापस मिक की लोकेशन पर जाने का कहती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ भी थी और उनकी चाबियाँ भी होंगी, जिनकी मदद से वो भाग सकती हैं। इसीलिए वो दोबारा से माइनिंग एरिया में आ जाती है। लिज अपनी फ्रेंड को बाहर ही वेट करने के लिए बोलती है। वो अपनी फ्रेंड को कहती है कि अगर मैं 10 मिनट तक बाहर ना आई तो तुम यहाँ से भाग जाना। ये कहकर लिज अंदर जाती है और उसे वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाती हैं। वहाँ पर ट्रैवलर्स का बहुत सारा सामान भी पड़ा हुआ था, जिन ट्रैवलर्स को मिक ने मार डाला। वहाँ पर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई थी। लिज एक विक्टिम ट्रैवलर का कैमरा चेक करती है, जिससे वो ये जान पाती है कि मिक पहले सबकी हेल्प करने का ड्रामा करता है और बाद में उन्हें मार डालता है। वहीं पर लिज की मेल फ्रेंड का कैमरा भी पड़ा हुआ था और लिज अपने फ्रेंड का कैमरा भी चेक करती है। तब उसे पता चलता है कि मिक तो उन्हें तभी से फॉलो कर रहा था जब वो स्टोर में गए थे, क्योंकि जब लिज की फ्रेंड ने कैप्चर किया था तब उसमें मिक का ट्रक भी आ गया था। लिज जल्दी से दूसरी कार में बैठ जाती है और बारी बारी केस ट्राई करने लगती है और एक चाबी उस कार में लग जाती है और कार स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मिक भी उस ट्रक में बैठा हुआ था और वो लिज के पेट में चाकू को आर पार कर देता है। लिज फिर भी किसी तरह कार से बाहर आ जाती है। तब वो फिर से उस पर अटैक कर देता है और इस बार लिज अपना हाथ आगे कर देती है, जिससे उसकी उंगलियां कट जाती हैं। फिर मिक उसे पकड़ लेता है और चाकू उसकी स्पाइन में घुसा देता है, जिससे वो डिसेबल हो जाती है और अब वो चल नहीं सकती थी। 10 मिनट गुजर जाते हैं, लेकिन लिज बाहर नहीं आती तो उसकी फ्रेंड वहाँ से भाग जाती है। लिज की फ्रेंड भागती रहती है और सुबह होते ही वो मेन रोड तक पहुँच जाती है। उस रोड पर भी वो कंटिन्यूअसली भागती ही रहती है, लेकिन वहाँ से कोई भी नहीं गुजरता जो उसकी हेल्प कर सकता। इसीलिए वो थक कर वहीं पर ही बैठ जाती है, लेकिन तभी उसे एक कार उसकी तरफ ही आती हुई दिखाई देती है। वो उस कार को रोककर उससे हेल्प मांगती है और उस कार में एक ओल्ड मैन था। वो बूढ़ा आदमी उसकी हेल्प करता है। वो उस लड़की को पिलाने के लिए कार की डिग्गी से पानी निकालता है, लेकिन तभी मिक वहाँ पर आकर उसे अपनी गन से शूट कर देता है। लिज की फ्रेंड चेक करने के लिए बाहर आती है। वो उस आदमी को मरा हुआ देखकर जल्दी से कार में बैठ जाती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कार में चाबी थी ही नहीं, क्योंकि वो तो डिग्गी में लगी हुई थी। तब वो जल्दी से उतरकर डिग्गी में से चाबी लेती है और कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल पड़ती, लेकिन खतरा अभी भी उसके आसपास ही था, क्योंकि मिक भी अपनी कार में बैठकर उसका पीछा कर रहा होता है। वो अपनी कार को उसकी कार के साथ ले आता है। तभी लिज की फ्रेंड उसकी कार को हिट कर देती है, जिससे मिक की कार रोड से उतर जाती है। वो सोचती है कि अब वो बिल्कुल सेफ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मिक अपने गन से उसकी कार का टायर फाड़ देता है, जिससे कार कंट्रोल से बाहर होकर रोड से उतर जाती है। फिर मिक उसकी कार के पास जाता है। जैसे ही वो कार से उतरती है, मिक उसे शूट कर देता है। फिर वो उसकी बॉडी को कार में रखता है और कार को आग लगा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिज का मेल फ्रेंड अभी भी जिंदा था। वो किसी तरह खुद को फ्री कर लेता है और वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते उसे रात हो जाती है और थकावट की वजह से वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि 2 ट्रैवलर्स वहाँ से गुजर रहे होते हैं, जो लिज के मेल फ्रेंड को वहाँ पर देख लेते हैं। वो उसे अपनी वैन में डालकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। बाद में उसे रेस्क्यू करके एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है।
फिर हमें बताया जाता है कि पुलिस की इतनी सर्चेस के बाद भी उन दोनों फीमेल्स का कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि इस केस की इन्वेस्टिगेशन ठीक से हुई ही नहीं, जिसकी वजह ये है कि विटनेस सिर्फ एक ही था, क्योंकि ना तो वो लोकेशन जानता था जहाँ पर ये हादसा पेश आया और ना ही उसके पास कोई सबूत था। फिर 4 महीनों बाद लिज के फ्रेंड को आजाद कर दिया जाता है। इसके बाद हम फिर से मिक को देखते हैं, जो क्राइम्स करने के बावजूद भी आजाद घूम रहा है। और यहाँ पर पार्ट 1 एंड हो जाता है और अब मैं एक्सप्लेन करूंगी इसके पार्ट 2 को। इस पार्ट का स्टार्ट भी बिल्कुल पार्ट 1 में बताई गई स्टेटमेंट के साथ होता है कि ये मूवी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड था। इसके बाद हमें 2 पुलिसमैन दिखाए जाते हैं जो कि एक मेन रोड पर ड्यूटी कर रहे थे। तभी वहाँ से एक ट्रक गुजरता है और वो उस ट्रक की स्पीड को चेक करते हैं। वो देखते हैं कि ट्रक की स्पीड 100 से कम है, लेकिन उसे ओवर स्पीड बताने के लिए अपनी कार उसके पीछे लगा लेते हैं और वो उस ट्रक को रुकवा लेते हैं। और उस ट्रक में भी कोई और नहीं बल्कि मिक होता है। दोनों पुलिसमैन उसकी काफी इंसल्ट करते हैं। ट्रक की हालत देखकर वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे ट्रक को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे किसी ने खाई से गिराया हो। और ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि लिज ने उस ट्रक को खाई में फेंक दिया था। फिर वो उसे कहते हैं कि तुम लिमिट स्पीड से तेज ट्रक चला रहे थे, लेकिन मिक जानता था कि वो लिमिट से नीचे ही ट्रक चला रहा था। लेकिन वो पुलिसमैन उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे, इसीलिए वो उसे ओवर स्पीड ट्रक चलाने का एक चालान देते हैं और ट्रक को वहाँ से ले जाने का कहते हैं। दोनों पुलिसमैन ऐसा करके खुश थे और वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। उन्होंने बगैर किसी रीजन की किसी को स्पीडिंग चालान दे दिया था और वो दोनों मिक का मजाक बना रहे होते हैं। तभी पीछे से एक गोली आकर उसे लगती है और उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कार कंट्रोल से बाहर हो जाती है और वो क्रैश हो जाती है। मिक देखता है कि दूसरा पुलिसमैन कार से बाहर निकल गया है, इसीलिए वो उसे दोबारा से कार में बिठा देता है। फिर वो कार पर पेट्रोल छिड़कता है और स्पीडिंग चालान उसे देकर कार में आग लगा देता है। 2 पुलिसमैन को मार डालने के बाद वो बड़ा रिलैक्स होके वहाँ से जा रहा होता है। इसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम होता है कैटरीना और ये लोग भी लॉ कॉस्ट टूर कर रहे थे और ये भी वुल्फ क्रीक में जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें कोई भी कार नहीं मिलती जिनसे वो लिफ्ट ले लेते, इसीलिए वो दोनों पैदल ही चल रहे थे। फिर वहाँ से एक ट्रक गुजरता है जो उन लोगों को देखकर रुक जाता है और ये ट्रक होता है मिक का। वो दोनों जल्दी से ट्रक के पास जाने लगते हैं। तभी एक और ट्रक वहाँ पर आ जाता है, इसीलिए मिक उन्हें लिए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। वो दोनों दूसरे ट्रक में बैठ जाते हैं। मिक के भागने की रीजन ये थी क्योंकि वो दूसरे ट्रक की वजह से पकड़ा जा सकता था। दूसरा ट्रक उसके लिए एक किस्म का खतरा था। वो दोनों अपनी मंजिल यानी वुल्फ क्रीक तक पहुँच जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये डेजर्ट हर चीज को खा रहा है। वो दोनों वहाँ पर काफी एंजॉय करने के बाद वहाँ से वापस जाने लगते हैं। अभी भी वो दोनों पैदल ही चल रहे थे क्योंकि कोई भी उन्हें लिफ्ट नहीं दे रहा था। चलते चलते उन्हें रात हो जाती है और टेंट लगाकर वो रात गुजारते हैं। मिक भी वहाँ से गुजरता है और उसे उनके टेंट से आती हुई लाइट दिखाई देती है। फिर मिक उनके पास जाता है और उन्हें कहता है कि यहाँ पर टेंट लगाने की परमिशन नहीं है और इससे आप लोगों को फाइन भी हो सकता है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। वो कहता है कि मैं भी तो सीढ़ी तक ही जा रहा हूँ तो मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन कैटरीना का हस्बैंड इस बात के लिए इनकार कर देता है। वो कहता है कि नहीं, हम यहीं पर स्टे करेंगे और सुबह जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं। उसकी ये बात मिक को काफी बुरी लग जाती है, इसीलिए वो उसे पकड़कर एक चाकू से उसके कमर में स्टैब करता है। ये देखकर कैटरीना भागकर अपने हस्बैंड के पास आ जाती है और मिक उसे भी पकड़ लेता है। वो कैटरीना के हाथ बांध देता है और उसे टॉर्चर भी करता है। कैटरीना का हस्बैंड उठकर मिक पर अटैक कर देता है, लेकिन कैटरीना के हस्बैंड की हालत काफी खराब थी और मिक उसे बहुत ज्यादा मारता है। फिर मिक अपना चाकू लेकर उसका सर ही धड़ से अलग करने लगता है। कैटरीना ये देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। कैटरीना के हस्बैंड का सर धड़ से अलग करने के बाद वो कैटरीना को भी पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। कैटरीना को जब होश आती है तो वो देखती है कि मिक उसके हस्बैंड के टुकड़े कर रहा है, इसीलिए वो बगैर कोई आवाज की वहाँ से भाग जाती है। लेकिन किसी तरह मिक को उसके भागने का पता चल जाता है, इसीलिए वो ट्रक में बैठकर उसका पीछा करता है। कैटरीना वहाँ से भागती रहती है और उसे फंसाकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें अमेरिकन ट्रैवलर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है पाउल। पाउल भी उसी मेन रोड पर ही जा रहा था। अचानक से कैटरीना उसके सामने आ जाती है और उसे हेल्प मांग। एक वक्त पर पाउल ब्रेक लगा लेता है। कैटरीना की ऐसी हालत देखकर वो जल्दी से उसे अपनी कार में बैठा लेता है, लेकिन कुछ सोचने समझने से पहले ही मिक अपना ट्रक लेकर पीछे से आ जाता है। कैटरीना उसे जल्दी से वहाँ से निकलने का बोलती, इसीलिए पाउल कार भगाने लगता है। मिक उनकी कार को हिट भी करता है। वो उनकी कार के साथ अपना ट्रक
ट्रक ले आता है, उन्हें अपना नाइफ दिखाकर डराने की कोशिश करता है। किसी तरह वो मिक से बचते बचाते आगे आ जाते हैं, लेकिन आगे आकर वो देखते हैं कि रास्ता ब्लॉक्ड है। इसी वजह से मजबूरन उन्हें ब्रेक लगानी पड़ती है। इतनी देर में मिक अपनी गन निकालकर उनकी तरफ शूट करता है। गोली से बचने के लिए पाउल जल्दी से नीचे झुक जाता है। पाउल तो बच जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो गोली कैटरीना के फेस के आर पार हो गई है। कैटरीना को मरा हुआ देखकर वो जल्दी से कार को घुमाता है और वहाँ से भागने लगता है। मिक फिर से उस पर फायरिंग करता है, लेकिन एक बार फिर से पाउल झुककर बच जाता है। काफी दूर आने के बाद पाउल एक जगह पर कार को रोक देता है। फिर वो कैटरीना की डेड बॉडी को बाहर निकाल कर रख देता है और उसे अफसोस होता है कि वो उस लड़की की जान नहीं बचा पाया। वो कार में बैठकर रोड को ढूंढने लगता है। काफी देर ड्राइविंग करने के बाद उसे फाइनली रोड मिल जाता है। वो मेन रोड पर चढ़ जाता है, लेकिन उसे रास्ता मालूम नहीं था। वो कार रोककर मैप देखता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि एक कार उसकी तरफ ही आ रही है। वो कार को रोककर उससे हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो कार नहीं रुकती और चली जाती है। फिर पाउल एक ट्रक को वहाँ पर आते हुए देखता है, लेकिन वो ट्रक कुछ दूरी पर ही रुक जाता है। पाउल देखता है कि उस ट्रक में कोई और नहीं बल्कि मिक ही है, इसीलिए वो जल्दी से अपनी कार में बैठकर वहाँ से भागने लगता, लेकिन मिक भी उसके पीछे पड़ गया था। मिक उसकी कार को हिट भी करता है, लेकिन पाउल कार पर अपना कंट्रोल रखता है। फिर पाउल अपनी कार को जिगजैग चलाने लगता है ताकि मिक उसको हिट ना करे। उनके सामने बहुत सारे कैंगरूज आ जाते हैं। पाउल तो उन कैंगरूज को बचाते बचाते आगे बढ़ जाता है, लेकिन मिक उन सबको कुचल देता है। और मुसीबत की बात ये थी कि पेट्रोल भी खत्म हो रहा था। मिक से बचते हुए पाउल काफी आगे आ जाता है और वो सोचता है कि अब वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी और उसका टायर फट जाता है। लेकिन तभी उसकी कार का एक टायर फट जाता है। उसकी कार एक डेड एंड पर जाकर रुकती है। मिक अपने ट्रक से उसकी कार को हिट करता है और उसकी कार को खाई में फेंक देता है। कार नीचे गिर जाती है, लेकिन पाउल बच जाता है। मिक को चिढ़ाने के लिए पाउल चिल्लाता है और वो देखता है कि मिक अपना ट्रक भी नीचे फेंक रहा है। ट्रक उसकी कार से टकराता है और ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन इस सब के बीच पाउल की जान बच जाती है। लेकिन ऊपर से मिक पाउल को ही देख रहा होता है। पाउल उस डेजर्ट में भागता रहता है, लेकिन फिर थक हार कर नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो गर्दन उठाकर देखता है, वो दिखता है कि उसके सामने एक घर है। वो बड़ी मुश्किल से उस घर तक पहुंचता है और बाहर ही बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आती है तो वो दिखता है कि वो बेड पर है। रूम से बाहर आकर वो दिखता है कि उस घर में एक ओल्ड कपल रहता है। वो लोग खाना खा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मिक पहुँच जाता है। पाउल डर जाता है जब वो उसकी आवाज सुनता है। वो बूढ़ा आदमी अपनी गन लेकर बाहर आता है और मिक को कहता है कि वो वहाँ से चला जाए। मिक ऐसा ही करता है और वो वहाँ से चला भी जाता है। बूढ़ा आदमी अंदर आकर कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तभी पीछे से मिक आ जाता है और वो उस बूढ़े आदमी को शूट कर देता है। अपने हस्बैंड को मरा हुआ देखकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से भागने लगती है, लेकिन मिक उसे भी नहीं छोड़ता। वो उसे भी मार डालता है। पाउल वहाँ से भाग जाता है, लेकिन मिक उसे देख लेता है। वहाँ पर एक घोड़ा भी था और उस घोड़े पर बैठकर मिक पाउल का पीछा करता है। पाउल जाकर झाड़ियों में छुप जाता है, लेकिन मिक को उसकी आवाज आ जाती है। मिक पाउल को बेहोश कर देता है और जब पाउल को होश आती है तो वो खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाता है। उसके आसपास बहुत सारे हथियार थे, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। मिक उसे आकर वहाँ पर एक रूल बताता है कि कभी भी किसी के लिए कार को मत रोकना, लेकिन पाउल ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसने कैटरीना के लिए कार रोकी थी और मिक उसे ऐसा करने की पनिशमेंट दे रहा था। मिक यहाँ पर भी फनी बनने की कोशिश करता है और वो पाउल को जोक सुनाने लगता है। मिक पाउल को कहता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री के बारे में तुमसे 10 क्वेश्चन करूंगा। अगर तुमने 5 क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल ठीक दिए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब क्योंकि पाउल हिस्ट्री का ही स्टूडेंट था तो वो ये सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन तभी मिक एक ग्राइंडर भी वहाँ पर ले आता है, जिस पर पाउल पूछता है कि ये तुम किस लिए लेकर आए हो। जिस पर मिक कहता है कि जब तुम गलत आंसर दोगे तो मैं तुम्हारी एक उंगली काट दूंगा। फिर मिक उससे क्वेश्चंस करने लगता है और पाउल सभी क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल ठीक देता है, लेकिन फिर भी मिक उसकी एक उंगली काट देता है क्योंकि उसकी इंटेलिजेंस उसे पसंद नहीं आ रही थी। अगला क्वेश्चन वो करता है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बेस्ट क्रिकेटर कौन है और इस क्वेश्चन में पाउल फंस जाता है। वो कहता है कि मैं क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानता। मिक उसे हिंट देता कि उस क्रिकेटर का नाम इस अल्फाबेट से बनता है, लेकिन पाउल तब भी नहीं बता पाता। इसीलिए मिक उसकी दूसरी उंगली काटने लगता है। पाउल कहता है कि तुम मेरी इस हाथ की नहीं बल्कि दूसरी हाथ की उंगली काट दो। मिक उसकी बात मानकर ऐसा ही करता है। वो उसकी दूसरी हाथ की उंगली काटता है, लेकिन यहाँ पर पाउल ने जानबूझकर गलत आंसर किया था क्योंकि उसकी अलग अलग हाथों की 2 उंगलियां कटने से अब वो आजाद हो गया
गया था। मिक ड्रिंक लेने जाता है। उसकी गैर मौजूदगी में पाउल एक हथौड़ा उठाकर अपने पास रख लेता है। मिक जब वापस आता है तो पाउल उस पर अटैक कर देता है और फिर वो उस क्रिकेटर का नाम बता देता है। पाउल वहाँ से निकल जाता है लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था क्योंकि वो एक भूल भुलैया जगह थी। वहाँ पर उसे बहुत सारे ट्रैवलर्स की डेड बॉडीज पड़ी मिलती हैं। उनमें से एक लड़की जिंदा थी जो उसका हाथ पकड़ लेती है। वो लड़की पाउल से हेल्प मांगती है और फिर किसी तरह पाउल एग्जिट तक पहुँच जाता है, लेकिन तभी मिक अपने डॉग्स उस पर छोड़ देता है और वो डॉग्स उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। एक कुत्ता ट्रैप में फंसने की वजह से मर जाता है। पाउल एक जगह पर छुप जाता है और जब उसके पास कोई आता है तो वो उसे धकेल कर उन ट्रैप्स पर फेंक देता है और वहाँ पर वो लड़की थी जो उससे हेल्प मांग रही थी। इतनी ही देर में मिक पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसे एक बार फिर से बेहोश कर देता है। इस बार पाउल को जब होश आता है तो वो खुद को एक टाउन के बिल्कुल बीच में पाता है, लेकिन उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। उसके हाथ में एक नोट भी था जिस पर लिखा हुआ था लूजर। यहाँ पर मिक ये मैसेज देना चाह रहा था कि जितने भी ऑस्ट्रेलिया से बाहर लोग हैं वो सब लूजर्स हैं। इसके बाद हमें कुछ स्टेटमेंट दिखाई जाती है जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि पाउल ने मिक के बारे में सब कुछ पुलिस को बता दिया था, लेकिन वुल्फ क्रीक में जितने भी मर्डर्स हुए पुलिस ने उन सब का रिस्पॉन्सिबल पाउल को ही बना दिया, जबकि ऐसा नहीं था। वो तो खुद विक्टिम था, बेकसूर था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाउल मेंटली डिसेबल हो गया और अब पाउल एक मेंटल असाइलम में है। इसके बाद हमें फिर से मिक दिखाया जाता है जो इतने सारे मर्डर्स क्राइम्स करने के बाद अभी तक खुला ही घूम रहा है और यहाँ पर सेकंड पार्ट भी एंड हो जाता है।